Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching my channel that is Devoted Classes. Once more, you are most welcome into your favorite channel. भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूँ उदय। टुडे आई एम प्रेजेंट हियर with first video on history of English literature. भाइयों बहनों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार के कम्युनिकेशन में आपकी सहायता करेगा, चाहे वो टीजी टीपीजीटी हो, चाहे वो केवीएस एनवीएस और भी कोई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर संबंधी कोई कम्पिटिशन हो, जेआरएफ नेट सब में हेल्प करेगा। और ज्ञान के लिए भी, चाहे आप कम्पिटिशन ना भी दें तब भी आपकी सहायता करेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव ब्रीफ व्यू ऑन एजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बिफोर प्रोसीडिंग, लेट मी tell you in brief the difference between language and literature. What is language and what is literature? First of all, if I talk of the language, simply language is means of communication with the help of sentences, clauses, symbols, words, etc. Meaning language focuses the communication. And we have sentences, clauses, all these things. This is the language. Language क्या है? Language जो है हमारा जो वार्तालाप का माध्यम है, जिसके साधन से, जिसके तरीके से, जिसकी सहायता से हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। जब भी हम कोई बात कहेंगे तो सेंटेंस का यूज़ करेंगे, वर्ड का यूज़ करेंगे, कोई सिंबल, इशारे करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है वो फोकस करता है सेंटेंस पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, क्लोजेस पर, बॉडी लैंग्वेज पर, और साथ ही साथ आपका वर्ड पावर एक्सेट्रा पर ये फोकस करता है। अब बात आई लिटरेचर की। लिटरेचर क्या है? व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज something written record of anything, simply written record of anything. Generally it is known as literature. And literature becomes when it becomes literature, something becomes literature when some great work of art or some work of art is written in some language, that is known as literature. जब किसी भाषा में कुछ महान साहित्य, कुछ महान वर्क ऑफ आर्ट लिख दिया गया, यानी कोई कलाकृति बन गई, मास्टरपीस बन गया, जिस पर कोई संदेश मिला पूरे जगत को, उसको कहते हैं लिटरेचर। हिंदी के माध्यम से अगर जानना चाहें, साहित्य इसका अर्थ होता है हिंदी में। लिटरेचर का अर्थ क्या है? साहित्य। साहित्य धातु से मिलकर बना है। साहित्य में सब कुछ आ गया, पूरा जगत इसमें आ गया। साहित्य समाज का दर्पण आपने पढ़ा होगा। मीनिंग इज इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग अराउंड अस, सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस, एवरीथिंग इट इंक्लूड्स। ओके, एंड द स्कोप ऑफ लिटरेचर इज अनलिमिटेड, जस्ट एज गॉड इज अनलिमिटेड। अबाउट गॉड व्हाट यू हैव हर्ड? अबाउट गॉड यू हैव हर्ड हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो भगवान के बारे में क्या कहा गया? तुलसीदास ने कहा कि भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। जो संत लोग हैं अनेक प्रकार से अपने अपने तरह से, अपने तरीके से कथा कहते हैं।
भाइयों बहनों, उसी प्रकार से हमारा साहित्य भी अनंत है। कैसे? साहित्य अनंत, साहित्य अनंत, साहित्य कथायनंता, साहित्य अनंत, साहित्य कथायनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जैसे आपका ये भगवान कथाएं अनंत है, उसी प्रकार से हमारा साहित्य भी अनंत है और साहित्य में लिखी गई चीजें भी अनंत है। ओके, सो importance of literature is so much, I can't tell you in so brief. When something is written in the language, that is great work of art, that is known as literature. Suppose William Shakespeare wrote Tempest, Othello, King Lear, and John Milton wrote Paradise Lost, and T.S. Eliot wrote The Waste Land. These are the work of arts. So these are the literature. This is the difference between language and literature. Language focuses the sentences, clauses, correction of the sentences, but the literature, it focuses something written, record of any great work of art. Okay, it gives some message. This is the difference between language and literature. Although both are complementary and supplementary to each other, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक लैंग्वेज नहीं होगी आप लिटरेचर नहीं लिख पाएंगे, और लैंग्वेज करेगी क्या, किसको कहेगी? लिटरेचर को ही कहेगी। कहानी मतलब दोनों दूसरे के पूरक हैं। लैंग्वेज, अब समस्या ये उठती, पहले क्या था? पहले लैंग्वेज था, पहले लिटरेचर था? जवाब है पहले लैंग्वेज थी। अरे भाई, विलियम शेक्सपियर ने बाद में लिखा। लैंग्वेज तो शुरू, जब से सृष्टि पैदा हुई तभी से लोग बोलना शुरू कर रहे हैं। लैंग्वेज फोकसेस स्पोकन पार्ट, ओके, बट द लिटरेचर फोकसेस रिटन पार्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नाउ कम टू द पॉइंट। आज हम देखने जा रहे हैं एजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो हर प्रकार के मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखें, ये बेस है, इसे आप अच्छे से समझें। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लिटरेचर इंग्लिश की बात करते हैं तो कई एजेस में बटा हुआ है, इसे हम पीरियड भी कहते हैं। 450 AD से शुरू होता है। 450 AD के पहले भी लिटरेचर था, उसी को कहते हैं डार्क एज कहते हैं, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड सिस्टम से नहीं मिलता, जिसके बारे में, हाँ, इंग्लिश लिटरेचर वहाँ पर नहीं था। उसके पहले रोमन था, ग्रेको रोमन पीरियड थे। सोफोकल, यूरिपिडस, इकिलस, होमर, वर्जिल, दांते, ये सारे ग्रीक, रोमन और फ्रेंच राइटर थे। इंग्लिश का उस समय कोई विकास नहीं था 450 AD के पहले, इसलिए उसको कहते हैं डार्क एज। उसी के बाद फिर जो है धीरे धीरे इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। कहाँ से? 450 से। 450 AD से लेकर के 1066 के बीच का जो पीरियड है, उसे इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के रूप में जाना जाता है। यहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है। अब इसके बाद 450 टू 1060, आई टोल्ड यू दिस इज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसी को दूसरा नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड है। के बाद 1066 लेकर के 1500 तक का जो पीरियड है, इसे कहा जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसको अलग से 3 भागों में बांटा गया है। आप बोर्ड देख सकते हैं, इस पर सब सिस्टम से लिखा है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 से 1066 के बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है, 1066 से 1500 तक का पीरियड। अब इसको भी अलग से 3 भागों में बांटा गया है। ओके, 1066 टू 1340 तक का पीरियड, इसको कहते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। के बाद 1340 से लेकर 1400 तक का जो पीरियड है, इसको एज ऑफ चासर के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद आपका इसका तीसरा फेज जो है 1400 से 1500 तक के बीच का पीरियड, जिसको हम 15th सेंचुरी लिटरेचर भी कहते हैं, इसको हम बैरन एज के रूप में भी जानते हैं, बैरन एज के रूप में जानते हैं। इस तरह से 3 पार्ट हुआ किसका? मिडिल इंग्लिश पीरियड का। इसके बाद आता है अगला आपका रेनेसा पीरियड और एज ऑफ रेनेसा। रेनेसा पीरियड को भी अलग से कम 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसकी डेट शुरू होती है 1453, कुछ लोग 1500 सीधा लेते हैं, 1500 से लेकर के 1660 तक के बीच का पीरियड कहा जाता है रेनेसा पीरियड। इसको अलग से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है डॉन ऑफ रेनेसा और
simply you can say the start of Renaissance, the birth of Renaissance, you can say. This is the period where the Renaissance started from 1453 to 1558. It is known as dawn of Renaissance. Again, second part, meaning second part of Renaissance is 1558 to 1603. It is known as Elizabethan period. Then we have 1603 to third period, 1603 to 1625. It is known as Jacobean age. And fourth period is 1625 to 1649. It is called Caroline age. And again 1649 to 1660. It is known as Commonwealth period, or another name is Puritan Interregnum. So these are the 5 parts or sub parts of age of Renaissance. Fine, we have the Renaissance here. Again, within this we have 1625 to 1660, especially it is known as age of Milton. Age of Milton. Okay. Now we come to the next part. This is Neoclassical age or Neoclassical period. It is from 1660 to 1798. 1660 से लेकर के 1798 के बीच का पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल एज के रूप में जाना जाता है. इसका भी अलग से 3 पार्ट किया गया है. इसकी भी 3 डिवीज़न है, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं. उसमें पहला आएगा 1660 से लेकर के 1700 तक का पीरियड. इसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं या एज ऑफ ट्राइडन कहा जाता है. इसके बाद आपका 1700 से लेकर के 1745 के बीच का पीरियड, इसको हम ऑगस्टन एज कहते हैं. इसको एज ऑफ एलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है. उसके बाद आपका आता है 1745 से लेकर के 1798 के बीच का पीरियड. इसको कहा जाता है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है. इस तरह से न्यू क्लासिकल का अलग से 3 पार्ट किया गया. अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज रोमांटिक एज. 1798 को शुरू हुआ और इसका अंत हुआ 1837. कुछ लोग इसको सीधा विलियम जे लॉन्ग साहब जो हैं सीधा जो है 19th सेंचुरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि 18 से लेकर के 1850 तक का पीरियड उसको रोमांटिक एज कहा जाता है, और 1850 से 1900 तक का पीरियड उसको विक्टोरियन एज कहा जाता है विलियम जे लॉन्ग के अनुसार. लेकिन अधिकांश लोग इसको जो हमने बताया पहले, यानी 1798 को शुरू हुआ रोमांटिक एज और अंत हुआ 1837 को. और अगला है आपका विक्टोरियन एज, जो कि 1837 को शुरू हुआ और 1901 में इसका अंत हुआ. ये था आपका विक्टोरियन एज. इसके बाद आती है बात मॉडर्न एज की. सॉरी, इधर आपका जो विक्टोरियन एज है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. मतलब 2 चीज़ इसमें और भी देखने को मिलेगी. आपका जो प्री रेफरेटिव ब्रदरहुड भी मिलेगा आपको देखने को. ये आपका आता है 1848 से लेके जो 1848 से लेकर के 1848 से लेकर के 1860 तक का जो पीरियड है ये प्री रेफरेटिव ब्रदरहुड के रूप में जाना जाता है या प्री रेफरेटिव के रूप में जाना जाता है. उसके बाद आपका 1880 से लेकर 1901 तक का पीरियड एज ऑफ डिकेडेंस के रूप में जाना जाता है, या इसको एस्थेटिसिज्म एंड एज ऑफ डिकेडेंस के रूप में जाना जाता है. माने विक्टोरियन को अलग से भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. और इसके बाद आपका लास्ट फेज है जिसको कहते हैं मॉडर्न एज. मॉडर्न एज को भी 2 पार्ट में मोटा मोटा लोग डिवाइड कर देते हैं, मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज. जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मीनिंग 1900 to 1950, normally it is known as modern age. 1950 onwards is known as post modern age. But in most of the books what I have found, we have
first modern age. It is from 1901 to 1914. It is known as Edwardian, Adwardin, Edwardian age. And again 1910 to 1936, it is known as Georgian, Georgin, Georgian period or Georgian age, that is period. Fine. And normally 1901 to 1945, it is known as modern age. Modern age. Okay. And we have 1945 to till date, 1945 till date, जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं, इसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एज. Okay, so 20th century literature has been divided into two parts. First is modern age and second is post modern age. From 1901 to 1945, it is known as modern age, and 1945 onwards is known as post modern age, in which we are living till date. That is known as post modern age. Okay, इसी के बीच में आपको वार पीरियड मिल जाएंगे. इसी मॉडर्न एज में आपका वार पीरियड मिलेगा, जहाँ पर 1914 से 1918 ये हो जाएगा वर्ल्ड वार फर्स्ट. एंड 1939 से लेके 1945 तक का पीरियड वर्ल्ड वार सेकेंड के रूप में जाना जाता है. ओके, सो दिस वे आई गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओके, I think you have gotten my point. This is the brief overview of the history of English literature, ages of history of English literature. This is very important, just like the foundation of building. This is the foundation. So focus it. My request is you just learn these points, these dates, these years by heart. Nothing you miss it, nothing you leave it, nothing you ignore it. On this base, history of English literature depends. If you want sure and certain success in your competition, just you learn these dates and years by heart. There is no choice. There is no other way. Fine, no shortcut way. You just focus it. You learn it by heart. Every time you have to learn these points. Otherwise, you can never learn history of English literature. वन थिंग मोर, थोड़ी सी डेट में हेर फेर हो सकता है. कुछ बुक्स में साल 2 साल का अंतर मिलता है. जो मैंने बेस्ट समझा वो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है. कहीं पर आपके विलियम जेम्स लॉन्ग साहब कुछ कहते हैं तो हडसन साहब कुछ कहते हैं. ओके, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं डिफरेंट तरीके से कहते हैं. डेट्स में थोड़ा बहुत हेर फेर होगा, अंतर होगा, इसके लिए आप परेशान ना हो. वॉट एवर आई हैव थॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई हैव गिवन यू. Okay, so I hope you liked my video, and if you think it is good for you and you gain something and it is helpful for you, so don't get late. If you are viewing my channel for the first time, just you subscribe it so that I may give you the video free of cost first time. Every video that I upload reach you free of cost. You subscribe, like and share my channel. Now that's enough for today. Hope that you will keep on revising these years and dates, and till I make other video, I would like to say you keep on smiling, laughing and enjoying your life with practice more and more. And now bye bye, see you, take care.